जी स्टूडेंट, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो उसमें जो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है वर्क। फिजिक्स में हम लोग कहते हैं कि कब वर्क हुआ। फिजिक्स में हम लोग कहते हैं कि अगर आप किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगाए और उस फोर्स के असर की वजह से जिस्म डिस्टेंस कवर करे, तो हम लोग कहेंगे कि हम लोगों ने जिस्म पे क्या किया है, वर्क किया है। फर्ज कर एक टेबल पे एक बुक पड़ी हुई है और बुक के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं इस तरह आगे की तरफ, और वो बुक आगे आगे चली जाए, तो बुक ने डिस्टेंस कवर किया। तो हम लोग कहेंगे कि हम लोगों ने उस बुक के ऊपर क्या किया है, वर्क किया है। आप एक गाड़ी खड़ी है, गाड़ी को दिखा देते हैं, गाड़ी थोड़ी सी आगे चली जाती है, तो हम लोग कहेंगे कि हम लोगों ने गाड़ी पे क्या किया है, वर्क किया है। एक रेडी खड़ी है, रेडी को आप दिखा दे रहे हैं और रेडी थोड़ी सी आगे चली जाए, तो हम लोग कहेंगे हमने वर्क किया है। वर्क के लिए फोर्स का होना जरूरी है और फोर्स के असर की वजह से डिस्टेंस का कवर होना जरूरी है। अगर आप एक दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे, दीवार आगे नहीं जा रहा, तो फिजिक्स के रूल से हम लोग कहेंगे कि हम लोगों ने कोई वर्क नहीं किया। तो देखिए आप इसकी डेफिनेशन लिखी हुई कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी कवर सम डिस्टेंस देन वर्क इज सेड टू बी डन। अब इस केस में वर्क हम लोग लिखेंगे किस तरह, वर्क को लिखेंगे कि वर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी। एफ मल्टीप्लाई बाय डी, फोर्स को डिस्टेंस से जरूर देंगे तो वर्क आ जाएगा। लेकिन याद रखिए ये फॉर्मूला एक खास केस में इस्तेमाल होता है, और वो केस कुछ इस तरह से है कि फर्ज करें एक रेडी है और इस रेडी को आप खींच रहे हैं इस तरफ, तो रेडी के ऊपर आप फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं और रेडी भी इसी तरफ जा रही है, रेडी भी इस तरफ जा रही है। तो थोड़ी देर बाद जो है रेडी की पोजीशन क्या होगी, ये होगी पोजीशन रेडी की। तो रेडी यहाँ तक आ गई। तो हम लोग कहेंगे कि जो वर्क है वो किस तरह मालूम करेंगे, जितना फोर्स लगाते रहें और जितना डिस्टेंस कवर किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वर्क आ जाएगा। फर्स्ट करें आप फोर्स लगाते रहे रेडी के ऊपर 6 न्यूटन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस रेडी ने डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर। 5 मीटर तो वर्क कितना हो गया, 5 × 6 आ जाएगा 30 न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। सिंपल सी बात है। अगर आप एक गाड़ी को दिखा दे रहे हैं और आप 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, और आप लोगों ने गाड़ी को दिखा देते देते 10 मीटर तक आगे दिखा दिया उसको, तो गाड़ी में आप लोगों ने 10 मीटर की डिस्टेंस प्रोड्यूस किया, तो आप लोगों ने वर्क कितना किया, 50 × 10 500 न्यूटन इंटू मीटर। लेकिन याद रखिए ये फार्मूला सिर्फ उस केस में एप्लीकेबल होगा कि जब फोर्स और जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है वो बिल्कुल उनकी डायरेक्शन एक हो, मतलब ये पैरेलल हो। फोर्स भी देखिए यहाँ पर इस तरफ लग रहा है और जिसम भी इस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर फोर्स और जो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसमें कोई एंगल बन रहा हो, तो फिर क्या करेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात ये है कि फर्ज करें, अभी मैं दूसरा केस बता रहा हूँ। दूसरा केस ये है कि फर्ज करें एक रेडी है, इस रेडी को मैंने रस्सी से बांधा हुआ है और मैं रस्सी से बांधा हुआ है उसको मैं खींच रहा हूँ और फोर्स में इस तरफ लगा रहा हूँ, और रेडी किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। तो इनके दरम्यान एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है थीटा, और थोड़ी देर बाद रेडी कहाँ पे पहुंची, यहाँ तक पहुंची। तो अभी इस केस में हम लोग वर्क किस तरह मालूम करेंगे। अब याद रखिए फोर्स जो है वो जिस ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उस डायरेक्शन में अमल नहीं कर रहा। तो इस केस में आप लोगों ने पढ़ा है कि फोर्स को हम लोग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट करें फोर्स है, तो इस फोर्स को हम लोग दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक कंपोनेंट एफ एक्स होगा और दूसरा कंपोनेंट ये होगा एफ वाई। ये हम लोगों ने पढ़ा था, किसी भी वेक्टर को आप दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। अभी आप लोग बताए कि इस डिस्टेंस को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा कंपोनेंट इस ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन में है, और वो एफ एक्स है, एफ वाई नहीं है। एफ वाई हमारा कोई काम नहीं कर रहा क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, सिर्फ अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर फोर्स और जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हो रहा है दोनों एक डायरेक्शन में ना हो, तो उस केस में हम लोग लिखेंगे कि एफ इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय डी। फोर्स का एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डी।
एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई डी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि एफ एक्स बराबर है एफ कॉस थीटा। और इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा, ये आ जाएगा। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है कि एफ डी कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कि एफ डॉट डी, एफ डॉट डी। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है ये वर्क के बराबर है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है ये किसके बराबर है? वर्क के बराबर है। तो नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन बनेगी वर्क की, वो ये कुछ इस तरह से होगी। मैं जगह को उठा लेता हूँ। दूसरी डेफिनेशन वो ये होगी कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is called is called वर्क। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। याद रखिए सिर्फ नोटेशन है, लिखने का तरीका है, फार्मूला ये है। और इस फार्मूले में आप देख सकते हो कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा? 1। और वापस आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा, ये फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ तक की ये बात अगर क्लियर हो गई तो अभी नेक्स्ट चलते हैं कि वर्क किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं कि वर्क का जो फार्मूला भी हम लोगों ने लिखा वो क्या है कि एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा, ये फार्मूला है हमने लिखा। तो याद रखिए कि जितना सिंपल सी बात है कि जितना फोर्स ज्यादा लगेगा जिस्म के ऊपर उतना ही वर्क ज्यादा होगा। अगर डी और थीटा सेम हो दो केसेस में, तो जिस केस में एफ ज्यादा होगा वर्क ज्यादा होगा, वर्क ज्यादा होगा। जितना फोर्स कम लगेगा उतना ही वर्क कम होगा। अगर दो मुख्तलिफ केसेस है, एक केस में फोर्स कम लग रहा है, डी और थीटा सेम है, और दूसरे केस में डी और थीटा उसी तरह है लेकिन एफ ज्यादा है, तो जिस केस में फोर्स ज्यादा होगा वर्क भी ज्यादा होगा। दूसरी बात यह है कि जितना डी ज्यादा होगा उतना वर्क ज्यादा होगा, जितना ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही वर्क ज्यादा होगा। तो ये भी बहुत सिंपल सी बात है। अगर रेडियो को मैं फर्ज करें 2 मीटर दिखा दूं तो मैं कम वर्क कर रहा हूँ। अगर उतना ही फोर्स लगाऊं और रेडियो के ऊपर मैं 10 मीटर डिस्टेंस कवर करवाऊं तो वर्क ज्यादा होगा। जितना हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा मूव करवाएंगे उतना ही ज्यादा वर्क ज्यादा होगा। और जो तीसरी बात यह है कि, और अच्छा दूसरी एक और बात याद रख ले, अगर डी जीरो हो जाए तो वर्क जीरो होगा। इसकी मिसाल आप सिंपल ले लें कि एक दीवार है और इस दीवार के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या है दीवार कहीं जा रहा है? नहीं, अपनी जगह पे खड़ा है। तो इस दीवार की डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इसलिए वर्क बिल्कुल जीरो होगा फिजिक्स के रूल से। भले अब तक जाए, ये फिजिक्स का उसके साथ कोई काम नहीं है। फिजिक्स कहता है कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का कवर होना, ये प्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है। तो तीसरी बात यह है कि वर्क डिपेंड करता है थीटा पे, थीटा पे डिपेंड करता है। तो इस बात पे आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। आप लोगों ने मैं टेबल लिख लेता हूँ यहाँ पे थीटा, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉस थीटा। 0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू होती है 1, 90 डिग्री पे कॉस की वैल्यू होती है 0, 90 डिग्री पे कॉस की वैल्यू क्या होती है? 0। और अगर मैं 45 डिग्री दरमियान में एक एंगल ले लूँ तो तकरीबन ये होता है 0.707। तो कॉस की ये खासियत है कि आप जैसे एंगल बढ़ाते जाते हैं इसकी वैल्यू कम होती जाती है। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाते हैं कॉस की वैल्यू क्या होती जाती है? कम होती जाती है, और 90 पे बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो तीसरी बात जो है वो डिपेंड करता है, एक तो ये हो गया एफ पे, दूसरा हो गया डी पे, तीसरा है थीटा पे डिपेंड करता है, कॉस थीटा पे। तो इस पे चलते हैं। तो देखो पहली बात ये है कि जितना थीटा कम होगा वर्क ज्यादा होगा। तो देखिए ये थी, फर्स्ट कर एक रेडी है, इसको मैं खींच रहा हूँ इस तरफ, फोर्स लगा रहा हूँ, और रेडी भी इस तरफ जा रही है। तो इस केस में थीटा कितना है? 0 डिग्री है।
और आप लोग वर्क मालूम कर सकते हो कि वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 1 के बराबर है, तो ये आ जाएगा एफ डी। तो अगर आप मैक्सिमम वर्क चाहते हो तो आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान में एंगल 0 रखो। इसके मुकाबले में अगर मैं ये एक सूरत देख लूँ कि एक रेडी को मैं खींच रहा हूँ लेकिन इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में थीटा की वैल्यू जो है 0 से ज्यादा है, फर्ज करें 10 डिग्री है। इसके मुकाबले में अगर मैं कम वर्क देखना चाहूँ तो उस केस में क्या होगा कि फोर्स मैंने और बढ़ा दी है, और ये थीटा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। तो आप देख सकते हो कि इस केस में फर्ज करें ये 45 डिग्री है, तो वर्क और कम आएगा क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू और कम आएगी। और अगर ये सूरत हाल हो जाए कि फोर्स में बिल्कुल 90 के करीब लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट यू कवर हो रहा है, तो इस केस में वर्क और कम आएगा। वर्क और कम आएगा। तो याद रखिए, अगर आपको मैक्सिमम वर्क चाहिए तो आप कोशिश करें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान में एंगल 0 रखें। आप जितना एंगल बढ़ाते जाएंगे वर्क की वैल्यू कम होती जाएगी। फर्ज करिए ये 80 डिग्री है, तो इस केस में वर्क सबसे ज्यादा, इस केस में वर्क उससे कम, इस केस में उससे कम, और इस केस में तो ना होने के बराबर, बहुत कम। तो वर्क जो है तीन चीजों पर डिपेंड करता है, जितना कितना आप फोर्स लगा रहे हो, कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है, और किस एंगल पे आप फोर्स लगा रहे हो। तो जो एंगल वाला केस है, इसको हम लोग अभी देखते हैं डिटेल से। तो पहले आ जाता है पॉजिटिव वर्क। पहले आ जाता है पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा? देखिए सिंपल सी बात है कि थीटा की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 90 पे और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे, ये जो है कॉस की वैल्यू जो है पॉजिटिव आती है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव। तो याद रखिएगा, अगर हम लोग एंगल 0 और 90 के दरम्यान में रखें तो वर्क हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फोर्स का भी मैग्नीट्यूड लेना है, डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड लेना है, डिस्टेंस लेना है, और कॉस थीटा लेना है। तो उन तमाम केसेस में अगर आप एंगल 0 से 90 के दरम्यान में रखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, वर्क पॉजिटिव आएगा। लेकिन याद रखें, मैक्सिमम कब होगा? वर्क मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम और पॉजिटिव कब होगा? मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क कब होगा? मतलब पॉजिटिव भी होना चाहिए और मैक्सिमम भी होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भी होना चाहिए। तो ये उस केस में होगा कि जब थीटा जो है 0 डिग्री हो जाए। जब थीटा 0 हो जाए, तो अगर आप देख लें यहाँ पर फार्मूले में, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अगर हमने थीटा 0 दर्ज कर लूँ तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 किसके बराबर है? 1 के, तो इसका मतलब है एफ डी आ जाएगा, एफ डी मल्टीप्लाई बाय 1। या इसको मैं कह सकता हूँ कि W इज इक्वल टू एफ डी। वर्क सबसे ज्यादा आया, क्योंकि याद रखिए अगर आप 0 से ज्यादा एंगल रखेंगे तो कॉस की वैल्यू 1 से कम आएगी, तो वर्क भी कम होता जाएगा। तो याद रखिए, वर्क पॉजिटिव कब होता है? जब आप लोग एंगल 0 और 90 के दरम्यान में रखेंगे। और पॉजिटिव मैक्सिमम कब होता है? जब एंगल 0 रखें। ठीक है तक? तो ये बात तो क्लियर हो गई। अभी दूसरी बात है कि जीरो वर्क कब होगा। दूसरी बात है कि जीरो वर्क कब होगा। जीरो वर्क, ये वर्क के केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जीरो वर्क उस वक्त होगा अगर इन तीनों चीजों में एक चीज भी 0 हो जाए, या तो फोर्स 0 हो जाए, या डी 0 हो जाए, या कॉस थीटा 0 हो जाए, तो इन तीनों में वर्क 0 होगा। तो पहला केस देख ले, अगर एफ 0 हो जाए तो भी वर्क 0 होगा। मतलब फर्ज करें गिलास, एक गिलास पड़ा हुआ है टेबल पे, इसके ऊपर आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो फोर्स नहीं लगा रहे, गिलास अपनी जगह से हिल नहीं रहा, वर्क 0। बहुत सिंपल। दूसरी बात है कि अगर डी 0 हो जाए तो वर्क 0 होगा। ये मैंने वॉल की मिसाल बताई कि आप दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, आप लोडेड ट्रक के इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वो आगे नहीं जा रहा, तो भले आप इतना फोर्स लगाए लेकिन वर्क 0 है।
और तीसरा केस ये है कि थीटा जो है 90 डिग्री हो जाए तो भी वर्क क्या होगा, जीरो होगा, तो भी वर्क जीरो होगा। तो इसकी मिसाल में समझा देता हूँ कि फर्ज कर आप लोगों ने एक बाल्टी उठाई हुई है, ये एक बाल्टी उठाई हुई है और ये जमीन है, ये जमीन है, और बाल्टी को आप लोगों ने उठाया हुआ है। लाजमी बात है कि बाल्टी के ऊपर आप ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। अगर आप ये फोर्स ना लगाए तो बाल्टी तो नीचे गिर जाएगी। और बाल्टी को आप किस तरफ ले जा रहे हैं, इस तरफ ले जा रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद ये बाल्टी की पोजीशन क्या होगी, ये हो जाएगी, ये पोजीशन हो गई। तो अभी देखिए बाल्टी को मैंने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, लेकिन जो फोर्स में लगाता रहा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला फोर्स, ये फोर्स को डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा था। ये वाला फोर्स, ये फोर्स को डिस्प्लेसमेंट का प्रोड्यूस नहीं करवा रहा था। तो ये फोर्स जो है कोई वर्क इस केस में नहीं कर रहा। इसी तरह फर्ज करें, मैं एक दूसरी मिसाल बता देता हूँ कि ये एक गाड़ी जा रही है, ये एक रोड है, और इस रोड पे एक गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी जा रही है इस तरफ। तो इस गाड़ी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है जमीन की तरफ से, नॉर्मल रिएक्शन जिसको कहते हैं, ऊपर की तरफ, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अब इस केस में दोनों फोर्सेस कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों केसेस में जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, इनके दरमियान में एंगल 90 बन रहा है। तो फिजिक्स की रूह से बिल्कुल आप लोगों ने कोई वर्क नहीं किया। अभी आ जाते हैं नेगेटिव वर्क कब होगा। नेगेटिव वर्क, तीसरा है नेगेटिव वर्क। तो नेगेटिव वर्क कब होगा, तो देखिए नेगेटिव वर्क उस वक्त होगा जब cos थीटा की वैल्यू लेस देन वन होगी। जब cos थीटा की वैल्यू लेस देन वन हो, मतलब -1, लेस देन, सॉरी लेस देन जीरो हो, लेस देन जीरो हो, नेगेटिव हो, या आप इस तरह कह सकते हो कि यह नेगेटिव हो, तो वर्क नेगेटिव आएगा। एफ पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, लेकिन cos की वैल्यू नेगेटिव है। तो ये कब होता है, जब थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाए, और थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाए और लेस देन 270 हो जाए। तो इन तमाम केसेस में जो है cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और जब नेगेटिव आएगी तो आप देख ले फॉर्मूले में W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, सॉरी एफ डी कॉस थीटा। ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो वर्क नेगेटिव आएगा। वर्क क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब इसकी मिसाल क्या है, वो नेगेटिव वर्क की। अच्छा पहले मैक्सिमम नेगेटिव बता देता हूँ। वर्क नेगेटिव हो लेकिन मैक्सिमम हो, वो कब होगा। तो देखिए मैक्सिमम, मैक्सिमम हो लेकिन क्या हो, नेगेटिव हो, नेगेटिव में सबसे ज्यादा हो, ये कब होगा, ये उस वक्त होगा जब थीटा 180 डिग्री होगा। थीटा कितना हो, 180 डिग्री, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि 180 डिग्री -1 के बराबर है। एफ डी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, -1, तो -FD हो जाएगा, -FD। बाकी तमाम एंगल्स पे आप चेक कर ले, -0.7, -0.5, -0.3, लेकिन मैक्सिमम नेगेटिव कब होगा, जब थीटा 180 डिग्री होगा। और ये उस केस में होगा, इसकी मिसाल क्या है मैक्सिमम नेगेटिव वर्क की, कि फर्ज करे गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है, गाड़ी इस तरफ जा रही है, लेकिन इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस अमल कर रहा है, वो इस तरफ अमल कर रहा है। तो इस केस में आप चेक कर ले कि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और फोर्स इस तरफ लग रहा है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो उनके दरम्यान में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर मैक्सिमम नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, और वो मैक्सिमम नेगेटिव वर्क इस केस में क्या है, एयर रेजिस्टेंस है। इस तरह फ्रिक्शन भी नेगेटिव वर्क करता है, फ्रिक्शन भी नेगेटिव वर्क कर रहा है। सही। अभी देखिए एक और मिसाल बता देता हूँ कि फर्ज करिए आप लोगों ने एक बाल को ऊपर की तरफ फेंक दिया, बाल ऊपर की तरफ फेंक दिया, बाल अभी ऊपर जा रहा है,
लेकिन जब बाल ऊपर जा रहे हैं इस दौरान इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो इस दौरान ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर नेगेटिव वर्क कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है। अगर बाल ऊपर से नीचे आ रहा हो तो ग्रेविटी जो है पॉजिटिव वर्क कर रही है। तो ये कुछ मिसालें हैं मैंने बताई है नेगेटिव वर्क की। इसकी नेगेटिव वर्क की। और याद रखें नेगेटिव वर्क जब भी किसी जिस्म के ऊपर अमल करता है तो उसको स्लो डाउन कर देता है। जैसे फर्ज करें गाड़ी जा रही है और गाड़ी का आप लोगों ने इंजन ऑफ कर दिया, तो आप देखेंगे गाड़ी वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता स्लो होते आहिस्ता आखिर में रुक जाती है। तो गाड़ी स्लो होते आखिर में क्यों रुक गई? क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव वर्क हो रहा है। नेगेटिव वर्क कौन कर रहा है? फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। तो नेगेटिव वर्क की वजह से हमेशा जिस्म की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि वर्क का यूनिट क्या होगा। तो वर्क का यूनिट क्या होगा? तो यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट क्या होगा? तो इधर आज मैं इसके फार्मूले पे आ जाता हूँ। तो W इज इक्वल टू FD कॉस थीटा। अभी मैं तमाम क्वांटिटीज की यूनिट्स लिखूंगा राइट साइड पर जो है, तो मेरे पास वर्क का यूनिट आ जाएगा। तो देखिए मैं लिख सकता हूँ कि यूनिट ऑफ W। तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। और डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर आ गया। इसको इस तरह भी लिखते हैं, बाज लोग इसको इस तरह भी लिखते हैं। अभी सवाल ये पता होता है कॉस थीटा का साइन थीटा का जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनका कोई यूनिट नहीं होता। इनका कोई यूनिट नहीं होता। इनका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि जो सेम क्वांटिटीज का रेशियो होते हैं तो यूनिट कैंसिल हो जाते हैं। तो कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा इनका कोई यूनिट नहीं होता। तो इसका मतलब है वर्क का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन इंटू मीटर। लेकिन न्यूटन इंटू मीटर को एक साइंटिस्ट था जिसने पहला स्टीम इंजन बनाया था, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। उसके इजाजत में उसको कहते हैं जूल। और जूल को हम लोग उसमें क्या लिखते हैं? कैपिटल J। तो न्यूटन इंटू मीटर आप लिखे, वर्क का यूनिट या जूल लिखे, एक ही बात है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि एक जूल कितना वर्क है? तो इसको हम लोग कहते हैं डिफाइन जूल। एक जूल को डिफाइन करें, क्योंकि अगर आपको एक जूल का पता चल जाए तो फिर आप 10 जूल 20 जूल 50 जूल का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वापस इस फार्मूले पे आएंगे, FD cos थीटा। अभी तमाम क्वांटिटीज को वन वन में लिखेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और थीटा फर्ज करें मैंने 90 कर दिया, सॉरी 0 कर दिया। तो ये मेरे पास 1 जूल की डेफिनेशन आ गई। 1 जूल की डेफिनेशन आ गई। हम लोग कहेंगे कि अगर एक जिसम के ऊपर आप 1 न्यूटन फोर्स लगाओ और वो जिसम 1 मीटर आगे जाए तो जिसम के ऊपर जो होने वाला वर्क है वो कहलाएगा 1 जूल। वो कितना कहलाएगा? 1 जूल। अगर आप एक जिसम के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाए और वो 2 मीटर आगे जाए तो उसके ऊपर जो होने वाला वर्क है वो 2 जॉल है। इसको हम लोग जॉल भी पढ़ते हैं, जूल भी पढ़ते हैं। अगर एक जिसम के ऊपर आप 100 न्यूटन फोर्स लगाएं और वो 1 मीटर जाए तो वर्क कितना हो गया? 100 जूल। तो इसकी डेफिनेशन में नहीं लिख रहा, आप लोग इसको खुद लिख लेना, मैं पढ़ लेता हूँ कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर देन द वर्क ऑफ 1 जूल इज सेड टू बी डन। अगर आप एक जिसम के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाएं और जिसम 1 मीटर आगे जाए तो हम लोग कहेंगे जिसम के ऊपर हम लोगों ने कितना वर्क किया है? 1 जूल। तो ये जॉल की डेफिनेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग देखेंगे कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो वर्क कितना होगा और अगर फोर्स वेरिएबल हो तो उस केस में वर्क कितना होगा।